ले लेते हैं अपन, स्क्लेरोस्पोरा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम दिखा दिया है। और इनमें उपस्थित 2 कशाभिकाओं में से एक कुर्चिसम टिंसल प्रकार की एवं दूसरी प्रतोद विप्लश विप्लश प्रकार की होती है। दूसरी विप्लश प्रकार की होती है। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, सी डायग्राम में क्या देख रहे हो, एक कशाभिका कैसी है, टिंसल फ्लैजिलम, दूसरी फ्लैजिलम कैसा है, विप्लश फ्लैजिलम। ठीक है, नाशपाती के आकार के चल बीजाणु में ये दोनों कशाभिकाएं अग्र अवस्थित होती हैं, जबकि वृक्काकार चल बीजाणु में पार्श्व अवस्थित होती हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर्स की। ठीक है, ये अपन ने देखा। तो सभी प्रकार के चल बीजाणु कुछ समय तक तो बेटा गतिशील रहते हैं, मतलब जो स्पोर्स रिमेन मोटाइल फॉर सम टाइम, लेकिन इसके पश्चात किसी आधार पर ये चल बीजाणु स्थिर हो जाते हैं और इनकी कशाभिकाएं, मतलब चल बीजाणु की जो कशाभिकाएं हैं विलुप्त हो जाती हैं एवं इनकी आकृति गोलाकार हो जाती है। ये अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं एप्लेनोस्पोर्स का, जिसकी की डायग्राम भी दिखा दूंगी। वे एप्लेनो बीजाणुओं की बात करते हैं, तो ऊपर दिखाया था। तो इस प्रकार की बीजाणु संरचनाएं विशेष तौर पर क्लास जाइगोमाइसेटीज के गण म्यूकोरेल्स के सदस्यों जैसे म्यूकर में पाई जाती है। मतलब बेटा अचल बीजाणु किस में पाए जाते हैं, एप्लेनोस्पोर्स कौन किस में पाए जाते हैं, म्यूकर में पाए जाते हैं। और म्यूकर कौन से ऑर्डर में आता है, म्यूकर ऑर्डर म्यूकोरेल्स में आता है। तो इन अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण, मतलब अचल बीजाणुओं का निर्माण, एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण अंतर्जात रूप से एक गोल या बेलनाकार थैलीनुमा संरचना में होता है। ये एप्लेनोस्पोर्स अचल बीजाणु कशाभिका रहित नॉन फ्लैजिलेट अचल गोल या दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल एक कोशिकीय एवं एक या बहुकेंद्रकीय संरचनाएं होती हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक बीजाणुधानी में 1 से लेकर हजारों तक हो सकती है। तो परिपक्व बीजाणु म्यूसिलेज द्वारा घिरे हुए होते हैं। भित्ति के शुष्क होने पर इनका डिस्पर्सल, इनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में जल अथवा कीटों के द्वारा भी एप्लेनोस्पोर्स का डिस्पर्सल देखा गया है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी तो संपूर्ण बीजाणुधानी ही पृथक हो जाती है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर्स अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार दूसरा है कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा भी, कोनिडिया अथवा कोनिडियो बीजाणु के द्वारा भी अलैंगिक जनन कवकों में संपन्न होता है। तो कोनिडिया क्या है, ये विशेष प्रकार की अचल अलैंगिक बीजाणु संरचनाएं हैं। कोनिडिया कैसे हैं, अचल हैं, नॉन मोटाइल है, अलैंगिक बीजाणु संरचनाएं हैं जो विशेष प्रकार के ऊर्ध्व कवक सूत्रों पर विकसित होती हैं। इन कवक सूत्र संरचनाओं को कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यही वाली स्लाइड, और मतलब कोनिडिया किस पे डेवलप हो रहे हैं, स्लाइड देखो। ये जो है आपको डायग्राम में दिखाया है, डायग्राम आपको दिख रहा है स्पष्ट, ये तो है कोनिडिया। कोनिडिया ऊपर मैं एरो घुमा रही हूँ, कोनिडिया है, और कोनिडिया किस पे विकसित हो रहे हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर। तो ए और बी डायग्राम में क्या दिखाया है, कोनिडियो बीजाणुधानी व कोनिडियो बीजाणु का फॉर्मेशन दिखाया है। तो कहने की बात क्या है, ये कोनिडिया क्या है, अचल अलैंगिक बीजाणु हैं जो विशिष्ट प्रकार के ऊर्ध्व कवक सूत्रों पर विकसित होते हैं। इन कवक सूत्र संरचनाओं को कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर कहते हैं। तो बेटा कोनिडिया की उत्पत्ति कैसी होती है, कोनिडिया की उत्पत्ति बहिर्जात रूप से होती है, एक्सोजीनस होती है, तथा ये कोनिडिया अचल पाती डेसिडुअस प्रकार के होते हैं। इन संरचनाओं को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है,
फिर भी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इनको इनको एक बीजाणुधानी कहा जा सकता है। तो अभी मोनिका चौधरी, ऋषिता भी आई हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोनिडियम धर, जिस पर कोनिडिया विकसित होते हैं, वह एक शाखित या अशाखित पटयुक्त पटयुक्त या पटहीन संरचना होती है। देख लो बेटा, ये जो कोनिडियोफोर है कैसी है, इसमें ना तो पट है, मतलब ये एसेप्टेट है, इसमें कोनिडियोफोर में पट नहीं पाए जाते, और ये अशाखित है, अनब्रांच्ड है। तो कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर जिस पर कोनिडिया विकसित होते हैं, वह एक शाखित या अशाखित, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सेप्टेट या असेप्टेट संरचना होती है। इस पर एकल, सोलिटरी या श्रृंखलाबद्ध चेन रूप से कोनिडिया विकसित होते हैं। तो आप देख रहे हो कोनिडिया कैसे विकसित हो रहे हैं, चेन में कोनिडिया विकसित हो रहे हैं। तो कोनिडिया की आकृति, परिमाप 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 और संरचना विभिन्न कवक प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब कोनिडिया का निर्माण विभिन्न कवक संवर्गों जैसे फाइकोमाइसेटीज, एल्ब्यूगो व पेनिसिलियम, एस्कोमाइसेटीज एवं अल्टरनेरिया, ड्यूटेरोमाइसेटीज इत्यादि में देखा गया है। याद करने की क्या बात है कि कोनिडिया कौन कौन से कवक प्रजातियों में बनते हैं। तो कोनिडिया का निर्माण एल्ब्यूगो में पाया जाता है, और ये एल्ब्यूगो क्या है, एक कवक है, और कौन सी क्लास में आती है, फाइकोमाइसेटीज में आती है। इसी प्रकार कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम नामक फंगस में भी पाया जाता है, और कोनिडिया पेनिसिलियम नामक फंगस में बनते हैं, और पेनिसिलियम को एस्कोमाइसेटीज क्लास में रखा गया है। इसी प्रकार कोनिडिया का फॉर्मेशन ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेरिया कवक प्रजाति में भी देखा गया है, और अल्टरनेरिया को ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास में रखा गया है। अब बात करते हैं अलैंगिक फलन का है। कौन कौन से ऐसे एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस हैं जो कि अपन को कवकों में मिलते हैं। तो अधिकांश उदाहरणों में कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर्स कवक जाल पर एकल रूप से विकसित होते हैं, तथापि कुछ सदस्यों में ये समूहगत रूप से एकत्र होकर एक स्पष्ट एवं सुविकसित फलन संरचना का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न कवक प्रजातियों में पाए जाने वाले कुछ अलैंगिक फलन संरचनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहले बात करते हैं बेटा एसर व्यूलस। एसर व्यूलस का डायग्राम मैं दिखा देती हूँ आपको। बी डायग्राम में देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एसर व्यूलस। ये देख रहा होगा, बी डायग्राम है, इसमें किसका डायग्राम है, एसर व्यूलस। मतलब अब बात करते हैं एसर व्यूलस। एसरब्यूलस क्या है, तो यह एसरब्यूलस कुछ परजीवी कवकों में, कुछ पैरासिटिक फंजाई में पाया जाता है, जैसे कि कोलिटोट्राइकम, जैसे कि कोलिटोट्राइकम नामक फंगस में एसरब्यूलस पाया जाता है। इसमें परपोषी पादप की एपिडर्मिस के नीचे अनेक कवक सूत्रों की एक सघन या चटाई नुमा मेट लाइक संरचना बन जाती है। इसे एसरब्यूलस कहते हैं। तो एसरब्यूलस से अनेक छोटे छोटे सघन कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर्स विकसित होते हैं, जिनके ऊपरी सिरे पर कोनिडिया बनते हैं। तो एसरब्यूलस में क्या याद रखोगे कि कुछ परजीवी कवकों में एसरब्यूलस का निर्माण होता है। कौन सी कवक है,